हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग की यूनिट 2 का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जुडिशरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या जुडिशरी का मतलब है, इंडिया में जुडिशरी सिस्टम कैसे काम करता है और इसके अंदर आने वाले जितने भी कोर्ट्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे इसका जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, वो हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जुडिशरी का मतलब क्या होता है सबसे पहले। सो जुडिशरी एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एज इट इंटरप्रेट्स लॉज, रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन। अब जुडिशरी का मतलब क्या होगा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जुडिशरी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर जो भी लॉज होते हैं उनको देखकर लोगों को न्याय दिया जाता है, लोगों को जस्टिस दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे क्या, जैसे हम लोग कोर्ट का सिस्टम देखें तो वहां पर क्या होता है कि अगर किसी ने कोई भी पनिशमेंट, मतलब अगर किसी ने कोई भी क्राइम किया है, ठीक है, सपोज करो कोई पर्सन था जिसने कोई क्राइम किया है, ठीक, अब जिसके जिसके उस पर उसने क्राइम किया है, मतलब अगर उसने किसी को मारा है या फिर कुछ कोई भी क्राइम हो सकता है, तो उससे क्या होगा कि वो जो पर्सन जिसने क्राइम किया है उसको सजा देना, उसको प्रॉपर उसने जो क्राइम किया है उस हिसाब से उसको पनिश करना, और जो दूसरा सिटीजन है जिसके साथ वो क्राइम हुआ है उसको जस्टिस देना। तो ये काम कौन करता है, ये काम मेरा कौन करता है, कोर्ट करता है। तो इसी को हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। तो जुडिशरी क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि लॉस के हिसाब से डिस्प्यूट्स जो होते हैं दो पर्सन्स के बीच में, या फिर हो सकता है दो सोसाइटी के बीच में हो, दो कम्युनिटीज के बीच में हो, उसको रिजॉल्व करता है और क्या करता है, जस्टिस को इंश्योर करता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। अब क्या, अब एक चीज और जिसे यहाँ पर लिखा भी है कि इट इंटरप्रेट्स लॉज, मतलब वो जो डिसीजन देता है वो लॉज के हिसाब से देता है, जो चीजें हैं जो रेलिवेंट है वो सही उसमें अपना डिसीजन देता है। उसके साथ साथ जो जुडिशरी होती है उसका काम होता है डिस्प्यूट्स को, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, अब एक चीज और आती है जुडिशरी में जो होती है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब क्या है, एक ऐसी जुडिशरी जहां पर बायसनेस ना हो, जहां पर जो भी लोग हैं जो न्याय मांगने के लिए आ रहे हैं, जस्टिस लेने के लिए आ रहे हैं, वहां पर क्या है, उनके वहां पर पार्शियलनेस नहीं होनी चाहिए, वहां पर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शियल बिहेवियर होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने कोई भी सजा करी है तो उसको वहां पर उतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कोई भी बायसनेस जुडिशरी की तरफ से नहीं होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी डिपेंडेंस, जुडिशरी जो भी होगी सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, उसको किसी और सिस्टम पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। और ये जरूरी क्यों है, ये इसीलिए जरूरी है ताकि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, इंडिया की जो रिपब्लिक जो भी नेचर है वो इफेक्टिव फंक्शन कर सके। ठीक है, अभी the Indian judiciary operates under a common law system that incorporates custom, precedents and legislation to codify the nation's legal framework। और इसी तरह से जो इंडिया की जो जुडिशरी सिस्टम होता है वो कैसे ऑपरेट होता है, एक कॉमन लॉ के सिस्टम पे ऑपरेट होता है। अब ये जो कॉमन लॉ का जो सिस्टम होता है, इस पे बहुत से कोर्ट्स जो होते हैं वो अपना काम करते हैं और लोगों को न्याय प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, Abe renowned as the guardian of the constitution and watchdog of democracy, the Indian judiciary plays a vital role in upholding justice and preserving democratic principles, जो हम लोगों ने पढ़ा। और एक चीज और, ये जो जुडिशरी सिस्टम होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होता है। गार्जियन का मतलब क्या है, गार्जियन मतलब है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें दी हुई हैं उसको सेफगार्ड करके रखना, उसको बचा के रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना और उसके हिसाब से डिसीजंस देना या फिर जस्टिस देना लोगों को, ये मेरा जुडिशरी का काम है। और एक तो काम हो गया इसका जस्टिस लोगों को देना, दूसरा है कि जो भी मेरी इंडिया की डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, तो जुडिशरी मेरा ये चीज है। अब आता है कि जो भी जुडिशरी हम लोग बात कर रहे हैं इसके फंक्शंस क्या है। अब ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि इसका फंक्शन है कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, उनको न्याय देना, लेकिन और क्या है इसमें, इसके फंक्शन सबसे पहले प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द पीपल इज अ फंडामेंटल रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना सबसे पहला रोल होता है मेरी इंडिया की जुडिशरी का। ठीक है, दूसरा क्या है, इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग लॉज फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। तो जो भी लॉज है, जो भी लॉज बनाए गए हैं उनको इंटरप्रेट करना, उनको चेक करना और उनको हर एक अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करने का काम भी किसका है, वो काम भी जुडिशरी ऑफ इंडिया का ही है। ठीक,
नेक्स्ट है while the judiciary in India does not directly make laws, it plays a role in interpreting and clarifying legal statutes. तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है स्टेटस, सॉरी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि जो भी मेरी जुडिशरी है उसके पास लॉ मेकिंग पावर नहीं है, मतलब लेजिस्लेटिव जो पावर होती है वो मेरी जुडिशरी के पास नहीं होती है, लेकिन जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, लॉज को इंटरप्रेट करने में और उसको अप्लाई करने में। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन इज अनदर क्रूशियल फंक्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी। और जैसे हम लोगों ने यूनिट 1 में फंडामेंटल राइट्स जब पढ़े थे तब मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वहां पर अगर किसी पर्सन का जो भी फंडामेंटल राइट है वो इंश्योर नहीं हो रहा है तो वो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, जुडिशरी का ही एक पार्ट है। तो इस केस में भी जो भी मेरी जुडिशरी है उसका क्या रोल हो गया, उसका रोल ये हो गया कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना का काम है, वो है मेरी इंडियन की जुडिशरी का। तो वही चीज यहाँ पर समझाई गई है। अब नेक्स्ट है मेरा सर्विंग एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी। जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो भी लॉज, जो भी चीजें बताई गई हैं उसको गार्ड करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना भी मेरी जुडिशरी का ही काम है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा द इंडियन जुडिशरी ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो जैसे हम लोगों ने फेडरल सिस्टम जब यूनिट 1 में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि फेडरल सिस्टम में क्या है कि इंडिया में फेडरल सिस्टम होता है और इंडिया के फेडरल सिस्टम में जो गवर्नमेंट है उसको दो एस्पेक्ट्स में बांटा गया है, एक है मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है मेरा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो फेडरल सिस्टम है मेरे इंडिया का, इसको भी पूरा मेंटेन करके रखना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना काम सेंट्रल के लेवल पे करे, अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही करे। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है कि ऐसे फंक्शंस, ऐसी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली है और जो भी डिसीजंस है वो अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर करे, मतलब जितनी पावर, जितनी भी फंक्शंस उसको मिले हैं वो उसी के अंदर अपना काम करे, वो स्टेट की इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। उसी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जितनी भी पावर्स, जितने भी फंक्शंस मिले हैं वो अपना काम उन्हीं फंक्शंस के अकॉर्डिंग करे, वो सेंटर पे वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो इसको हम लोग ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। तो जो इंडियन जुडिशरी होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करने में। ठीक, नेक्स्ट है मेरा एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया। और ये जो जुडिशियल का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा बनाया गया है इसको कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है, ये एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरी जुडिशरी ऑफ इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा द जुडिशरी इन इंडिया में ऑल्सो हैव एडवाइजरी फंक्शंस प्रोवाइडिंग लीगल ओपिनियंस एंड गाइडेंस। इसी के साथ साथ जुडिशरी का जो काम होता है वो लोगों को तो जस्टिस प्रोवाइड करना होता ही है, उसके साथ साथ ये बोल सकते हो कि ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह भी काम करता है। अब ये एडवाइजरी बॉडी या एडवाइजरी फंक्शन क्या होगा, मतलब ऐसी बॉडी या फिर ऐसी फंक्शंस होते हैं जो लोगों को एडवाइस देते हैं डिफरेंट मैटर्स में कि अगर पर्टिकुलर ये चीज हो गई है तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, और लॉस के अंदर रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए आप क्या चीज कर सकते हो जिससे आप लोग को जस्टिस मिले। तो ये एडवाइजरी फंक्शंस भी मेरी जुडिशरी का ही काम है, लोगों को लीगल ओपिनियंस प्रोवाइड करना कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या लीगल चीज कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पर बेनिफिट मिले। मतलब सिंपल भाषा में लोगों को गाइड करना, लोगों को डायरेक्ट करना कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कर सकते हो, लोगों को एडवाइस करने का काम भी मेरा जुडिशरी का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा कंडक्टिंग जुडिशियल इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन इज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल ड्यूटीज इन इंडिया। और ये जो जुडिशियल जो भी इंक्वायरीज बैठती हैं या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है ये भी मेरी इंडिया के जुडिशरी सिस्टम के अंदर ही आता है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेशन होगी किसी भी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड या फिर जो भी इंक्वायरी करनी होगी, जो भी अगर पर्टिकुलर केस में पता लगाना है कि इसमें मेन कल्प्रिट कौन था, तो वहां पर भी जो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करवाने का काम कौन करेगा, इसको कंडक्ट करवाने का काम मेरी जुडिशरी सिस्टम करेगा। ठीक है, तो ये मेरे सारे फंक्शंस हैं जुडिशरी सिस्टम के जो आप लोग को मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है मेरा इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये टॉपिक डायरेक्टली लिखा हुआ था, अब मैं चाहती तो यहाँ पर समझा सकती थी कि 3 कोर्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है मेरा ऊपर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। अभी हम लोग इसी यूनिट में आगे देखेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो नीचे वाले हैं, लेकिन अब ये क्योंकि टॉपिक पहले था इसलिए मैंने यहाँ पर ये बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या इंडिपेंडेंस मिली है, किस एस्पेक्ट में मिली है। ठीक है,
तो देखते हैं। बीइंग द एपेक्स फेडरल कोर्ट एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, द सुप्रीम कोर्ट इज क्रूशियल फॉर अपहोल्डिंग जस्टिस एंड इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग को पता ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे एपेक्स का मतलब है कि वो, अगर हम किसी ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि अगर हम किसी हायरार्की की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला जो कोर्ट आता है, आप जिसको बोल सकते हो जो टॉप मोस्ट कोर्ट होता है, वो मेरा सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं उनको गार्जियन करता है। तो हम लोगों ने समझ ही लिया कि जुडिशरी का पार्ट क्या है, जो भी कोर्ट्स है मेरे, वो मेरे जुडिशरी का पार्ट है। अब क्योंकि जुडिशरी का जो फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको गार्ड करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मेरा सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी एक काम हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उनको गार्ड करना, उसी के साथ साथ लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। तो सेम फंक्शंस जो मेरे जुडिशरी के थे वही फंक्शन मेरे सुप्रीम कोर्ट के भी रहेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग को पता ही था कि फंडामेंटल राइट्स अगर इंश्योर नहीं हो रहे हैं तो कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। तो यहां पर वही लिखा है, इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस फंडामेंटल राइट। ठीक, अब देयरफॉर मेंटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस इज वाइटल फॉर इफेक्टिवली कैरिंग आउट इज असाइंड ड्यूटीज। और इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी सारी ड्यूटीज मिली हुई हैं कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को गार्ड करना है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली अगर प्रोटेक्ट करना है, तो उस केस में जो भी मेरा सुप्रीम कोर्ट है उसको इंडिपेंडेंटली वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं होगा कि किसी और कोर्ट पे डिपेंड रहना पड़े। क्योंकि अगर होता है ना कि अगर आपको हाई कोर्ट से कहीं पर जो भी आपको डिसीजन मिला, अगर आप उससे नहीं संतुष्ट हो तो आप किसके पास जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। ठीक है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी किसी और कोर्ट पे रिलाई करेगा तो उस केस में लोगों को जस्टिस सही से नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि वहां पर कुछ बायसनेस भी हो। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके अपना और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ने की जरूरत है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। इट इज imperative that Supreme Court remains free from executive and legislative encroachment, pressure and interference to uphold impartiality। तो जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ये इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट को क्यों मिली हुई है। ये इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए मिली हुई है ताकि, सबसे पहले इंडिपेंडेंस किस एस्पेक्ट में मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है कोई भी एग्जीक्यूटिव या फिर कोई भी लेजिस्लेटिव, मतलब अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव पर्सन का लेवल का पर्सन होगा या फिर कोई लेजिस्लेटिव लेवल का पर्सन या फिर किसी भी तरह का कोई अगर उसको प्रेशर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को या फिर उनका इंटरफेरेंस वहां पर मना रहे, मतलब वहां पर होता ही नहीं है। मतलब एग्जांपल ले लो कि अगर सुप्रीम कोर्ट को एक पर्टिकुलर केस है कोई, ठीक है, उस पर उसको अपना डिसीजन देना है, तो उस केस पे कोई भी तरह का प्रेशर या फिर किसी भी तरह की इंटरफेरेंस कोई आउटसाइड पर्सन नहीं कर सकता है। और ये क्यों करा गया है, ये इसीलिए करा गया है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन हो वो क्या हो, वो इम्पार्शियल हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरा टॉप मोस्ट कोर्ट है, सबसे अगर बोल सकते हो सबसे ऊपर लेवल का कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है। ठीक है, तो इम्पार्शियलिटी ना हो यहाँ पर, पार्शियलिटी ना हो यहाँ पर, इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद है द सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी अलाउड टू डिस्पेंस जस्टिस विदाउट एनी बायसनेस और इन्फ्लुएंसेस। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिली हुई है कि वो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करे, लोगों को डिसीजंस दे, लोगों को न्याय दे, किसी भी बायसनेस के बिना और किसी के इन्फ्लुएंस के बिना या फिर किसी की इंटरफेरेंस के बिना। ठीक है, तो उसको अपना जो भी डिसीजन होगा वो किसी के दबाव में आके नहीं करना है, किसी के प्रेशर में आके नहीं करना है, किसी भी इंटरफेरेंस में आके नहीं करना, उसको डिसीजन एकदम ऐसा करना है कि वो जो भी पर्सन है उसको जस्टिस दिलवा सके। ठीक है, अब है द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स वेरियस प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंड अपहोल्ड द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे दिए हुए हैं जिससे ये जो इंडिपेंडेंस है मेरी और जो इम्पार्शियल फंक्शनिंग है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा डिसीजन लेना है जो कि पार्शियलिटी से विमुख होना चाहिए, मतलब पार्शियलिटी वहां पर नहीं होनी चाहिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए बहुत से प्रोविजंस मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिए हुए हैं। जैसे कि ट्रांसपेरेंट मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वहां पर हम लोग को पता चलेगा। फिर सिक्योरिटी ऑफ जजेस टेन्योर, मतलब यहाँ पर जो भी जजेस होते हैं उनका जो काम करने का जो भी ऑफिस का भी जो होता है कि वो कितने टाइम तक अपने
उसको ऑफिस को होल्ड करते हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी होती है कि मान लो कि अगर कोई पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का मान लो कोई जज है, ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने किसी की बात नहीं सुनी, उसने जो भी केस था पर्टिकुलर उसको मिला था, उसने वहां पर उसका डिसीजन दे दिया, लेकिन हो सकता है कि कोई अपर या फिर ऊपर ग्रेड का जो ऑफिसर है वो उसको उसके ऑफिस से हटा दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये इसीलिए किया ही गया है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है कि जजेस जो है बेसिकली उनका सेफगार्ड कर सके और वो अपना जो भी डिसीजन है वो इम्पार्शियलिटी से दे, वहां पर कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिक्स सर्विस कंडीशंस, फिर एक्सपेंसेस चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड, इम्यूनिटी ऑफ जजेस फ्रॉम डिस्कशन रिगार्डिंग देयर कंडक्ट, मतलब कोई भी वहां पर डिसीजन नहीं होगा। फिर प्रोहिबिशन ऑन पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस। अब इसका मतलब क्या है, पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस का मतलब है कि एक बार रिटायरमेंट हो गया तो वहां पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज आगे काम नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है अथॉरिटी टू पेनलाइज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एट ऑटोनॉमी इन अपॉइंटिंग इट्स स्टाफ, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कंटेनमेंट ऑफ जुडिशियल एंड डिस्टेंट सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मतलब ये जो इनका जो भी ब्रांच होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जहां पर ये लोग काम करते हैं, ये पूरी सेपरेट करके रखी जाती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच से, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस होते हैं, हमें इन प्रोविजंस को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में सिर्फ इतना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंटली क्यों वर्क करवाना है, और ये पर्टिकुलर चाह सकते हो तो इसमें एक दो पढ़ लेना, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।